पर नासा के साइंटिस्ट ने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना दिया है। रॉकेट्स बनाना कंपैरेटिवली इजी हो गया है। दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया है। जितने भी पावरफुल रॉकेट्स हैं वो सब केमिकल कंबशन से ही चलते हैं। इन रॉकेट्स के इंजन में लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन डाली जाती है। जितना पावरफुल थ्रस्ट होगा उतनी ज्यादा रॉकेट की स्पीड होगी। इस प्रोसेस में सिर्फ 1/3 फ्यूल से निकली एनर्जी ही यूज हो पाती है। एक छोटी सी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने का कॉस्ट आता है लगभग 8 लाख रुपए पर हाफ केजी। एस्ट्रोनॉट्स को इतना टाइम लो ग्रेविटी में रहना पड़ेगा। अर्थ पर वापस आने के बाद उन्हें रिकवर करने में लगभग 8 महीने लगे। नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी 2 तरह के इंजन्स पर काम कर रहे हैं। इस तरह के रॉकेट्स में न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है। स्पीड जनरेट होती है अराउंड 40 किलोमीटर पर सेकेंड। 100 डेज में मार्स पर पहुंचना पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन इसमें आयंस की क्वांटिटी लो होती है। हम अर्थ से रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकते। इनमें रेडियो एक्टिव यूरेनियम आइसोटोप यूज होता है। न्यूक्लियर रॉकेट्स का आइडिया ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है कि एस्ट्रोनॉट्स को इसके बावजूद 100 दिन तक लो ग्रेविटी में रहना पड़ेगा। ऐसा करने से अर्थ जैसी ग्रेविटी क्रिएट की जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि जहां मार्स तक पहुंचने में पहले हमें 9 महीने लगते थे, अब वही डिस्टेंस सिर्फ 100 दिन में कवर किया जा सकता है। सुनने में शॉकिंग है ना, पर नासा के साइंटिस्ट ने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना दिया है। नासा 2 ऐसे न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स पर काम कर रहा है जिनकी स्पीड और पावर स्पेस एक्स के फास्टेस्ट रॉकेट फैल्कन से भी 5 गुना ज्यादा तेज होगी। इसका मतलब ये है कि जहां हमें सोलर सिस्टम के लास्ट प्लेनेट प्लूटो तक पहुंचने में पहले 10 साल लगते थे, अब वही डिस्टेंस सिर्फ 4 साल में तय किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम में पॉसिबल हो चुकी है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि नासा का ये मैजिक हो कैसे रहा है। तो पिछले 100 सालों में हमारे आइडियाज स्पेस ट्रैवल को लेके काफी चेंज हो चुके हैं। 1657 में लोग सोचते थे कि पटाखे जलाकर रॉकेट्स को स्पेस में भेजा जा सकता है। सुनने में फनी लगता है, लेकिन ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं था। आज भी रॉकेट्स लिक्विड या सॉलिड फ्यूल से ही चलते हैं। सबसे पहला रॉकेट बूमर वैक इसी आइडिया पे बनाया गया था और सक्सेसफुल भी हुआ था। आज के जमाने में रॉकेट्स बनाना कंपैरेटिवली इजी हो गया है। हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी अग्निकुल कॉस्मोस ने रिसेंटली दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया है, जिसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग भी हो चुकी है और इस साल एक और 3D प्रिंटेड रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च भी होने वाला है। आज की डेट में जितने भी पावरफुल रॉकेट्स हैं वो सब केमिकल कंबशन से ही चलते हैं। इस केमिकल कंबशन मेथड में इंजन के अंदर कंट्रोल्ड एंड कंटिन्यूअस एक्सप्लोजन होता है, जिससे रॉकेट ऊपर उठता है। स्पेस एक्स के इंजीनियर्स ने इस मेथड को इतना एफिशिएंट बना दिया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो सके। रॉकेट साइंस सुन के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड है, जो आप सबने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इन रॉकेट्स के इंजन में लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन डाली जाती है और जब इन दोनों का मिक्सचर इंजन में बर्न कराया जाता है तो एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, जिससे निकली हीट रॉकेट के नोजल से बाहर आती है। इस फ्लो को थ्रस्ट भी कहा जाता है, जिसकी हेल्प से रॉकेट को लिफ्ट मिलता है। जितना पावरफुल थ्रस्ट होगा उतनी ज्यादा रॉकेट की स्पीड होगी। रॉकेट की नोजल को कोन शेप में इसीलिए बनाया जाता है ताकि एनर्जी को एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट कराया जा सके। उम्मीद है अब आपको रॉकेट साइंस का बेसिक मैकेनिज्म समझ आ चुका होगा। नासा का नेक्स्ट गोल है 2025 तक ह्यूमंस को दोबारा मून पर भेजना, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि हम अब तक वो केमिकल कंबशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जो काफी इनएफिशिएंट माना जाता है। सोचो, इस प्रोसेस में सिर्फ 1/3 फ्यूल से निकली एनर्जी ही यूज हो पाती है, बाकी फ्यूल वेस्ट चला जाता है और इस टाइप के रॉकेट्स बनाना भी बहुत महंगा पड़ता है। एक छोटी सी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने का कॉस्ट आता है लगभग 8 लाख रुपए पर हाफ केजी, जिसमें ज्यादातर कॉस्ट सिर्फ फ्यूलिंग का होता है और केमिकल इंजन्स से स्पेस ट्रैवल बहुत स्लो भी होता है। तो अगर सबसे बेस्ट रॉकेट फैल्कन हैवी भी यूज किया जाए तो आज भी मार्स तक पहुंचने में लगभग 7 महीने लग जाते हैं। सोचो, एस्ट्रोनॉट्स को इतना टाइम लो ग्रेविटी में रहना पड़ेगा। पास्ट मिशंस में भी एक रशियन साइंटिस्ट कॉस्मोनॉट वैलेरी पोलवेक ने 438 दिन स्पेस में बिताए थे। उसका रिजल्ट ये था कि उनकी बोन्स और मसल्स इतनी वीक हो गई थी कि अर्थ पर वापस आने के बाद उन्हें रिकवर करने में लगभग 8 महीने लगे। अगर यही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करके एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजा गया तो वहां उनके शू प्रिंट्स की जगह व्हील चेयर्स के व्हील प्रिंट छोड़ के आने पड़ेंगे। इसलिए नासा ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन्स को डेवलप करके। नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी 2 तरह के इंजन्स पर काम कर रहे हैं। पहला है न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन्स और दूसरा है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रॉकेट इंजन्स। तो पहले बात करते हैं न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन्स के बारे में। ये भी नॉर्मल केमिकल
रॉकेट जैसे ही होते हैं, पर इनकी एफिशिएंसी उनसे 2 गुना होती है। इस तरह के रॉकेट में न्यूक्लियर रिएक्शन से हीट बनाई जाती है। नॉर्मल रॉकेट्स में फ्यूल 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलता है, लेकिन न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट्स में ये 8 किलोमीटर पर सेकंड तक की स्पीड से निकल सकता है, जिसके कारण ये नॉर्मल रॉकेट से डबल स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रॉकेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी को। इस तरह के रॉकेट्स में न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है, फिर सियोन एटम को आयनाइज करके हाई स्पीड पर नोजल से बाहर निकाला जाता है, जिससे स्पीड जनरेट होती है अराउंड 40 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट्स के मुकाबले 5 गुना से भी ज्यादा। और इस वजह से नासा का कहना है कि सिर्फ 100 डेज में मार्स पर पहुंचना पॉसिबल हो जाएगा। इवन अर्थ टू प्लूटो का सफर सिर्फ 4 साल में किया जा सकता है, जिसमें पहले 10 साल से भी ज्यादा लगते थे। नासा के कई सैटेलाइट्स ऑलरेडी इलेक्ट्रिक आयन इंजन्स यूज कर रहे हैं। अब आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ऑलरेडी ऐसे रॉकेट इंजन्स यूज हो रहे हैं तो फिर हम अब तक मार्स पर क्यों नहीं गए? तो इसका जवाब है कि इन इंजन्स में फ्यूल से हाई स्पीड तो जनरेट की जा सकती है, लेकिन इसमें आयंस की क्वांटिटी लो होती है, जिस वजह से ये टेक्नोलॉजी यूज करके हम अर्थ से रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकते। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पेस में पहुंचने के बाद ही इफेक्टिवली वर्क करती है। और इन इंजन्स को यूज करने में एक और बड़ा रिस्क है। इनमें रेडियो एक्टिव यूरेनियम आइसोटोप यूज होता है, जिसे अर्थ पर कंट्रोल करना काफी रिस्की है। अगर इन इंजन्स को यूज करते वक्त स्पेस में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ डेंजर में जा सकती है। इसलिए रशिया स्पेस एजेंसी ने तो न्यूक्लियर रॉकेट्स का आइडिया ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, और यूएस ने भी न्यूक्लियर फ्यूल यूजेज पे काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। इवन अगर मान लें कि ये टेक्नोलॉजी सेफ है, तब भी एक और इशू है जिसका सॉल्यूशन साइंटिस्ट अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, और वो है कि एस्ट्रोनॉट्स को इसके बावजूद 100 दिन तक लो ग्रेविटी में रहना पड़ेगा, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस फिर भी बने रहेंगे। लेकिन रुकिए, इसका भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, और वो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट करना। और ये पॉसिबल होगा जब रॉकेट को 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट किया जाए। और मैजिक देखिए, ऐसा करने से अर्थ जैसी ग्रेविटी क्रिएट की जा सकती है। तो दोस्तों, आप कमेंट्स में बता सकते हो कि अगर न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स स्पेस ट्रैवल को इतना इजी बना सकते हैं तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और क्या आप इन फ्यूचर इन रॉकेट्स में बैठकर स्पेस ट्रैवल करना चाहोगे? तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो और भी अमेजिंग फैक्ट्स और स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।